Hello students and welcome back. Now today I am going to discuss the last topic from the chapter electricity, that is practical applications of heating effect of electric current. Before this topic I have discussed with you कि what is heating effect of electric current, what is Joule's law of heating, है ना. These all points I have already discussed. Now we have to learn कि how the Joule's law of heating या knowledge of Joule's law of heating is useful for us in daily life. So first of all, I told you the heat is produced in any conductor because of resistance. Is it clear? Means the components which are having certain amount of resistance, so that when actually the current it flows from one terminal one point to another point, at that time the heat is produced. Actually the energy which we are supplying is being converted into some useful work, rather than some of the amount of energy is actually converting into the heat. ठीक है, यानी जब हमारा कोई भी कंडक्टर ऑपरेट होता है तो उसमें एक फैक्टर रहता है रेजिस्टेंस. ठीक है, उस फैक्टर को भी हम कंसीडर करें और हम देखेंगे कि हम उसको जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो वो जो एनर्जी है उसका कुछ पर्टिकुलर सेक्शन तो इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू एक्चुअली फॉर वर्क डन. ओके, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले ऑडियो में बताया था कैसे वर्क डन. जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन को हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, है ना, दैट पोटेंशियल इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू द वर्क डन. हाउ व्हेन द फैन इट रोटेट्स, तो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस जो रहते हैं, जैसे कि हम देखें हमारे जो हीटिंग डिवाइसेस है, जैसे लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन. अब इसमें क्या होता है, हीट जनरेट हो रही है लेकिन हीट को ही हम यूज़ कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे हम वर्क यानी फ़ैन में हमने वर्क डन भी किया और फ़ैन थोड़ी देर बाद गर्म भी हो गया, यानी हीट भी प्रोड्यूस हुई, तो कुछ एनर्जी का पोर्शन लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ एनर्जी इज़ एक्चुअली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. ठीक है, लेकिन जब हम हीटिंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो उनमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू द हीट, इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू द हीट, इसीलिए तो हम इनको हीटिंग डिवाइसेस बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट्स एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर हम कभी अपने नॉर्मल अगर घर में देखें, नॉर्मली हम देखें तो यदि हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो क्या होगा, वो जो हीट रहेगी, हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं वो तो उस हीट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ये सब मैंने बता दिया. लेकिन फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स उनको इतनी हीट की ज़रूरत नहीं है. मतलब अगर ओवर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गई तो वो सर्किट वहाँ से ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, अब ये हीटिंग इफेक्ट का यूज़ मैंने बता दिया. फर्स्ट यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन. दूसरा यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस द लाइट एज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो रहता है उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है. ठीक है, अब फिलामेंट जो रहता है उसमें वो इतना गर्म हो जाता है, एक्चुअली दैट फिलामेंट इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन, है ना. टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है 33800 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. ठीक है, तो फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि वो हीट हमको किस फॉर्म में दिखती है, एक्चुअली वी सी दैट हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिटेड, जो लाइट एमिट होता है. ठीक है, तो इसीलिए फिलामेंट का यूज़ हम करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बल्ब. लेकिन वो फिलामेंट किस मेटल का बनना चाहिए, जो हाईएस्ट क्या ऑफ़र कर रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाईएस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो, तो टंगस्टन है. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि जो बल्ब होता है ना, फिलामेंट जो रहता है वो बीच में लगा रहता है बल्ब के. आपने बल्ब को देखा होगा, तो बल्ब को बीच में इसलिए लगा के रखते हैं, इंसुलेटिंग एक बीच के सपोर्ट पे लगा के रखते हैं, ताकि क्या होता है कि वो आजू बाजू के अपनी जो सराउंडिंग है उनसे आइसोलेट रहे, अलग थलग रहे. अगर ऐसा नहीं होगा, और बीच में जो बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई है, उसमें नाइट्रोजन, आर्गन, ये गैसेस भरी हुई हैं. अगर ये गैसेस नहीं भरी होंगी, दीज गैसेस आर एक्चुअली इनर्ट गैसेस, तो क्या होगा कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा. और बल्ब का फिलामेंट ख़राब हो गया तो इट मीन्स द बल्ब विल बी नो लॉन्गर प्रोड्यूसिंग द heat energy, and heat energy being not converted to the light energy.
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक पॉइंट भी दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद अ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब अपीयर एज हीट, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। बल्ब भी आप देखना, आपके घर में बल्ब है तो आप उसको देखना, वो बहुत पता भी होगा आपको, आप इतने नॉलेजेबल तो हो कि बल्ब को हम जितनी देर तक बल्ब जल रहा है तो वो गर्म हो जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है ना। उसका कुछ बचा हुआ पार्ट वो हमको लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है। ये भी जूल्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज द फ्यूज़। सो लेट अस डिस्कस फ्यूज़। ठीक है। अब फ्यूज़ तो आपने सुना होगा, है ना। वैसे आजकल आपको घरों में ऐसे फ्यूज़ नहीं मिलेंगे, आजकल तो आपने एमसीबी देखे होंगे। अब एमसीबी, पहले एमसीबी के बारे में बता दूं क्योंकि आप आज के एरा के बच्चे हो। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। जब भी कभी हमारे घर में ओवरलोडिंग हो जाती है या ज़्यादा करंट आ गया, है ना, ज़्यादा पोटेंशियल आ गया, तो उस समय क्या होगा? ओवरलोडिंग, ज़्यादा करंट एक्चुअली, है ना। तो क्या होगा? ये जो फ्यूज़, ये जो एमसीबी रहता है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है ना। डाउन हो गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, लाइट ऑफ हो जाती है, या उस जहाँ भी जिस भी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है वो कंपोनेंट ऑफ हो जाता है। तो आखिर ये काम क्या करता होगा? ठीक है। तो मैं इसको आपकी बुक में फ्यूज़ का डिस्क्रिप्शन दिया, पहले फ्यूज़ के उससे समझाती हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है। अब लेट अस कंसीडर वन एग्जाम्पल। ये मेरा एक कोई भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए फ्यूज़ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये सर्किट है। अब यहाँ पे क्या हुआ? करंट आया। अब करंट, सॉरी, हम यहाँ से लाते हैं। ठीक है। करंट आया, करंट ये फ्यूज़ से पहले उसको जाना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके वो इस कंपोनेंट में आएगा। अब मान लीजिए मेरा ये कंपोनेंट, इसकी रिक्वायरमेंट 2 एम्पेयर करंट की, इसको 2 ही एम्पेयर का करंट चाहिए था, उससे ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, और यहाँ से आने वाला करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का। तो जैसे ही वो इस फ्यूज़ तक पहुँचेगा तो यू कैन कंपेयर, 2 एम्पेयर इज़ वेरी लेस देन 5 एम्पेयर। तो ये जो फ्यूज़ वायर रहता है, ये ऐसे मटेरियल का बना रहता है जो एक्सेस करंट आने पे, क्योंकि करंट आएगा तो हीटिंग भी प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी आफ्टर दैट ओवरलोडिंग, ठीक है, उस हीट से ये जो वायर है, ये फ्यूज़ है, ये मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। वंस द सर्किट विल बी ब्रेक, अब यहाँ पे सर्किट विल बी ब्रोकन, वंस द सर्किट विल बी ब्रोकन, तो आगे तो करंट जाएगा ही। जब आगे करंट नहीं जाएगा तो हमारा अप्लायंस जो है, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, या हम जो अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सेफ़। ठीक है। अब एमसीबी कैसे काम करते हैं? एमसीबी में भी कुछ इसी तरह, लेकिन एमसीबी में हमको तार नहीं लगाना पड़ता, अंदर हम फ्यूज़ तार नहीं लगाते हैं एमसीबी में, लेकिन फ्यूज़ में हमको तार बदलना पड़ता है, क्योंकि वो तार जो हमारा मेल्ट हुआ भाई, उसको तो हमको दोबारा लगाना पड़ेगा और सर्किट को रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? एमसीबी की। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर, ठीक है, सर्किट यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, और ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का क्या फंडा होता है कि भाई ये इस तरह से आपने देखा होगा, स्विचेस रहते हैं, तो जैसे ही ओवर करंट आया तो ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? डाउन हो जाता है। फिर आप इसको जाके उठा देते हो, एज इट इज़ कर देते हो, क्योंकि डाउन क्यों हो गया? कि उसने करंट को रोक दिया, वहाँ से करंट क्या हो गया? रुक गया, है ना। अब करंट आगे ही नहीं बढ़ा, कि 5 एम्पेयर का करंट आ रहा था और ज़रूरत थी 2 एम्पेयर की, तो एमसीबी डाउन। और जब करंट की वैल्यू वापस से सही आने लगेगी, 2 एम्पेयर ही आने लगा अब करंट, तो इसका मतलब एमसीबी जब आप अप करते हो तो वो वापस रिस्टोर हो जाता है। ठीक है। यानी सर्किट आपका वापस रिस्टोर हो गया। डन। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। यदि इसका हमें नॉलेज नहीं हो तो हम नहीं जान पाएंगे कि किस कंपोनेंट को कितना करंट चाहिए, और किस कंपोनेंट में अगर एक्सेस करंट आ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन एप्लीकेशन देखी। किसकी? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, हीटिंग डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं। दूसरा वाला हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, वी आर यूजिंग इन इलेक्ट्रिक बल्ब। एंड थर्ड वन आई हैव टोल्ड यू अबाउट फ्यूज़। ठीक है। इस तरह से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैं आगे के ऑडियोज़ में बताऊंगी। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब लेट अस डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले ही एक फॉर्मूला
एक मिनट जस्ट वेट, हमने पहले ही एक फॉर्मूला निकाला है, मेरे पहले वाले ऑडियोज़ में है, पावर इज़ इक्वल टू वी इंटू आई। ये यहाँ पे आप देख लो, P इज़ इक्वल टू वी इंटू आई। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके पहले वाले ऑडियो लेक्चर्स में देखिएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन W अपॉन Q। उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q का यूज़ करके हमने ये लगाया। और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो आप ये ऑडियो देखिएगा, इट विल बी क्लियर टू यू। अब पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई। अब आप इस V को रिप्लेस कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, तो V इज़ इक्वल टू आई आर। तो आपका जो टोटल फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर आपको इसको भी रिप्लेस करना है कि नहीं भाई मुझे तो V को भी रिप्लेस, मुझे I को भी रिप्लेस करना है, तो I को कैसे रिप्लेस करोगे? I का फॉर्मूला क्या होता है? V इज़ इक्वल टू आई आर हो गया ओम्स लॉ से, तो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, तो एक आर से कैंसिल हो गया, तो आपका अल्टीमेटली ये क्या फॉर्मूला बचेगा? V स्क्वायर अपॉन आर। क्या बचेगा? V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सॉल्व करके जब तक नहीं देखोगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अब यूनिट्स बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक पावर की लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। हाँ, कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 1 वॉट को देखें, निकालें कि वॉट इज़ एग्जैक्टली 1 वॉट या वॉट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 वॉट। तो 1 वॉट या पावर 1 वॉट इज़ इक्वल टू V की वैल्यू हमने वोल्ट में रख दी, पोटेंशियल I की वैल्यू हमने करंट में रख दी, तो हमारा 1 वॉट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर हो गया। ठीक है, कमर्शियल जो यूनिट होती है वो किलोवाट होती है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो किलोवाट आवर में आता है, किलोवाट आवर में आता है ना। सो किलोवाट आवर में क्यों आता है? क्योंकि हर एक घंटे में आप कितना किलोवाट पावर यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आता है। ठीक है, अब आप 1 किलोवाट आवर को जूल्स में भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? जैसे कि 1 kWh, तो kW मतलब 1000 वॉट, और आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो इसको आप जब चेंज करोगे तो वॉट सेकंड में यूनिट आएगी, मतलब वॉट सेकंड। तो 1 वॉट सेकंड इज़ इक्वल टू 1 जूल, इज़ इक्वल टू 1 जूल। इज़ इट क्लियर? दिस topic you have already studied in class 9th when you have studied about the chapter work and energy। ठीक है, फिर भी कोई confusion है तो आप मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगी, है ना। इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी हम उसमें देखेंगे। ओके, डन। If any problem you are having, you can ask freely. Okay, so thank you for today.